नरेंद्र मोदी साहब की और जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर सुगा, उनकी आपस में हाल ही में बात हुई है और जापान जो है वो कंप्लेन कर रहा है कि हमें चीन की तरफ से ये प्रॉब्लम है। चाइनीज जो है वो एग्रेसिव हुए पड़े हैं और इसमें जारी बात है वो उनकी मदद भी मांग रहे हैं। अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट हैं और जनरल ऑस्टिन लॉयड उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं। वो आज टोक्यो पहुंचे जी। और टोक्यो पहुंचे यानी जापान। अच्छा, जापान जो अभी 60 सालों से उनका इतिहाद ही है। उन्होंने वहां से एक बड़े तवील अरसे के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है जापान का और अमेरिका का, और वो आया है चाइना के बारे में बड़ा क्लियर कि ये जो रिलेशनशिप है जापान का और इंडिया का, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है क्योंकि एक तो जापानीज ने एक प्रॉपर इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट दिया, फिर जापान ने पिछले 20 साल में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। भारत ने जिस तरह चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया है, उससे विश्व को भरोसा हो गया है कि चीन के दादागिरी पर लगाम अब भारत ही लगा सकता है। इसी कारण जापान ने भी अब चीन के खिलाफ भारत से मदद की गुहार लगाई है। चूंकि चीन के खेमे में पाकिस्तान है और पाकिस्तान भारत का विरोधी है, इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया में इसकी चर्चा होना स्वाभाविक है। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया में क्या कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी साहब की और जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर सुगा, उनकी आपस में हाल ही में बात हुई है और जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी कि वो जो जापानी लीडर हैं वो ये कहते रहे और ये एक हिसाब का कंप्लेन करते रहे अबाउट चाइना टुवर्ड्स इंडिया, कि जो बीजिंग है, जो चाइना है, उसने अपने कुछ नए लॉज बनाए हैं कोस्ट गार्ड वेसल्स के हवाले से कि वो फॉरेन शिप्स के ऊपर जो है वो अटैक कर सकते हैं। ये एक थ्रेट फील किया है जापानीज ने चाइना के हवाले से और उन्होंने इसको शेयर किया है। जापान जो है वो कंप्लेन कर रहा है कि हमें चीन की तरफ से ये प्रॉब्लम है कि ये ऑफेंसिव हैं और चाइनीज जो हैं वो एग्रेसिव हुए पड़े हैं और इसमें जारी बात है वो उनकी मदद भी मांग रहे हैं। इसकी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो दोनों ममालिक हैं भारत और जापान, इन्होंने एक मुआहदा भी किया हुआ है, उसे बोलते हैं एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। अच्छा, ये जो है ये आपस में भी नेटो पार्टनर्स करते हैं और ये जो नेटो पार्टनर्स हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ भी कर सकते हैं। सो जापान और कोरिया ने किया हुआ है और जापान ने इंडिया के साथ ये एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट किया हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। और मेरी अपनी पर्सनल जाती राय में आई फाइंड कि ये जो रिलेशनशिप है जापान का और इंडिया का, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है क्योंकि एक तो जापानीज ने एक प्रॉपर इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट दिया, फिर जापान ने पिछले 20 साल में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं कि 32-34 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पिछले 20 सालों में इन्होंने जापान ने इंडिया के अंदर की है। सो इतनी बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप इमेजिन कर लें कि आ रही है, तो क्या क्या आप स्केल देख लें, वो स्केल क्या हो सकता है। अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट हैं और जनरल ऑस्टिन लॉयड उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं। वो आज टोक्यो पहुंचे जी। और टोक्यो पहुंचे यानी जापान। अच्छा, जापान जो अभी 60 सालों से उनका इतिहाद ही है। और वो जापान गए और जापान जाने के बाद जो है उन्होंने वहां से एक बड़े तवील अरसे के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है जापान का और अमेरिका का, और वो आया है चाइना के बारे में बड़ा क्लियर। और उसमें जो अगर हम अल जजीरा को यहाँ पे कोट करें तो यूएस एंड जापान जो है डिक्रे चाइनाज कोलिजन एंड डिस्टेबलाइजिंग बिहेवियर, ठीक है, बड़ा सख्त इनका स्टेटमेंट है और यही साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की हेडलाइन है और बाकी अखबारों की हेडलाइन है। अच्छा, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो देखिए जापान जो है जापान के बाद वो साउथ कोरिया जाएंगे। जापान जो है वो और चाइना के जो मामलात हैं वो माजी में भी वो इतने अच्छे तो नहीं रहे। तकरीबन ये तो अगर ये कहा जाए कि 1000 साल पुरानी बातें हैं और जो चीन और जापान जो है एक उनकी आपस में हिस्ट्री रही है लड़ाई की। और लेकिन जापान अपनी सिक्योरिटी की जो नीड्स है वो खुद तो नहीं पूरी कर पाता क्योंकि उनका एक जापान की
एक डोमेस्टिक आर्टिकल है, उसे आर्टिकल 9 बोलते हैं, जिसे वो अपनी फौज नहीं रख सकते। जैसे आप कह लें कि इन्होंने ये सर्विसेज ली हुई हैं अमेरिका की और पार्टनर्स की। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि जापान जो है वो इंडिया से भी इसी किस्म की मदद मांगना चाहता है कि कल को कला को अगर उनको जरूरत पड़े तो वो जापान इंडिया की मदद ले सके। सो इस हवाले से जापान जो है वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है इन रीजन में और पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर, जिस तरह मैंने बताया, क्योंकि 32-35 अरब डॉलर के करीब जापानीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो जो डिफेंस कोऑपरेशन है जापान का और इंडिया का, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ट्राई सर्विसेज एक्सचेंज है दोनों ममालिक के दरमियान और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप है। कोस्ट गार्ड्स के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी इस्टेब्लिश हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि मालाबार एक्सरसाइजेस भी इन्होंने की हैं सी ऑफ जापान के अंदर। और इसके अलावा जो जितनी जापान इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया के अंदर, उतना ज्यादा जो जापान ये फील करता है कि शायद वो अपनी जो सिक्योरिटी है वो मजबूत कर पाएगा। जो कोऑपरेशन है और जो सिनर्जी है दोनों ममालिक की, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगले आइंदा आने वाले कुछ दिनों में हम ये महसूस करेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेशन और ये जो कोऑपरेशन है दोनों ममालिक का, ये सिर्फ एक आधी चीज पे नहीं रहेगा। ये अपने आप को अपने जो एरियाज हैं उसको एक्सपैंड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर है, और फिर इंडिया की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है इंडिया जापान के अंदर, तकरीबन कुछ 40-50 हज़ार के करीब वो वहाँ पे रहते हैं। फिर जैसे आप समझ लेना कि जब 2007 में शिंजो एब ने देखा कि इंडिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, और बेसिकली शिंजो एब ने अपने इर्द गिर्द एक हसार खींचा, और उस हसार में इंडिया को लेके आना था, ऑस्ट्रेलिया को लेके आना था, अमेरिका को लेके आना था। तो ये एक बिकॉज साउथ जापान जो है वो इंडिया को ज्यादा प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू साउथ कोरिया। एक बात बताऊं, और वो ये है कि एक तवील अरसे के बाद, बहुत दिनों के बाद, बहुत अरसे के बाद, आज शुमाली कोरिया के जो रहनुमा हैं, किम जो जिन जो हैं, उनकी जो छोटी बहन है, उन्होंने आज बयान दिया है, किम जोंग यून ने। अच्छा, उन्होंने बयान दिया है, और उन्होंने जो बयान उनका सामने आया है, वो बयान उनका, अब ये 38 साल भाई हैं और उनकी ये 33 साल बहन है छोटी, और ये जो उनकी छोटी बहन है ये गालिबन अगली नॉर्थ कोरिया की अगली लीडर उनको समझा जाता है। उन्होंने बयान दिया है, और बयान उन्होंने दिया है बहुत अरसे के बाद। कोई बयान आया है नॉर्थ कोरिया का, जब से क्राइसिस शुरू हुआ है, यानी आप देखें कि जब से ये बाइडेन इंतजामिया, ट्रंप इलेक्शन, इसमें नॉर्थ कोरिया अब बिल्कुल खामोश रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया का आज बयान इसलिए आया है कि वहां पर बैठ के जो डिस्कशन हुआ है सेक्रेटरी स्टेट का और सेक्रेटरी डिफेंस का, उसमें कोरिया डिस्कस हो गया। अच्छा, कोरिया उसमें चूंकि डिस्कस हुआ है, तो नॉर्थ कोरिया ने फौरी तौर पे बयान उनका आया, और बयान उनका जो अल्फाज हैं उनकी, जो उनके रहनुमा की बहन के, वो अल्फाज बड़े सख्त हैं। वो कह रही है कि यहाँ का माहौल, स्टिंक का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। अगर मुख्तलिफ न्यूज पेपर्स को हम कोट करें तो इससे स्टिंक, यहाँ पर जो स्टिंक यानी स्टिंक का मतलब माहौल खराब करने वाला जो फजा है, उसको यहाँ पे अमेरिकन ना पैदा करें। क्योंकि जब रिसेंटली डिस्कशन हुई G7 में D10 बनाने के लिए, जो 10 डेमोक्रेसीज को प्रमोट करने के लिए, और उसमें साउथ कोरिया को लाना चाह रहे थे, ब्रिटेन ने आइडिया दिया, तो जापानीज डिडंट लाइक। सो जापान चाहता है कि इंडिया जो है वो उसके अंदर आ जाए, लेकिन वो साउथ कोरिया को ना लेके आए। सो दिस इज अनदर थिंग, यहाँ पे बैठ के इंडिया के साथ वो बात करनी है, जो जापान समझता था कि इस खित्ते में एक ही मुल्क है शायद। सो ये आइंदा आने वाले कुछ अरसे में ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इट इज गोइंग टू बी फर्दर स्ट्रेंथनिंग। और इसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये रिलेशनशिप इतना मजबूत हो चुका है कि जो जापानीज हैं वो चाइना की कंप्लेंट्स इंडिया के सामने कर रहे हैं। सो आई फाइंड इट वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एंड आई पर्सनली फाइंड इट के ये चाइना के लिए ग्रोइंग जो है वो चैलेंज बनता जा रहा है। जितने ज्यादा एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज इकट्ठे होते जा रहे हैं, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द चाइनीज टू मेक देयर पोजीशन कंफर्टेबल इन द रीजन, बिकॉज एक समझे कि पूरी दुनिया ही
जो चीन के मुकाबले में कठी होती जा रही है। क्वाड, जिसके अंदर आज 4 देश शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है, दरअसल इसकी शुरुआत जापान ने ही किया था, जिसका उद्देश्य चीन पर लगाम लगाना था। भारत में यह चर्चा हो रही है कि क्या भारत का क्वाड में शामिल होकर कहीं वह अमेरिका के नज़दीक तो नहीं जा रहा, कहीं वह अपनी गुटनिरपेक्षता के मार्ग से तो भटक तो नहीं रहा, क्योंकि भारत अपने को गुटनिरपेक्ष यानी न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, सभी से समान रूप से दोस्ती और समान रूप से दुश्मनी का पक्ष धर रहा है। हालांकि आज की दुनिया में यह संभव नहीं है। जिस समय विश्व में रूस और अमेरिका 2 सुपर पावर थे, कहने को तो भारत गुटनिरपेक्ष था, पर हकीकत में उस समय भी भारत रूस की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था, क्योंकि रूस से ही वह मदद और सैनिक साजो सामान पा रहा था। यही कारण था कि जब भारत का 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा, तो भारत के समर्थन में रूस ने अपना विध्वंसक युद्धपोत भेजा था। कुछ राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि चीन का जो रवैया है, खासकर उन देशों के साथ जिनके साथ उसका सीमा विवाद है, वो बहुत ही एग्रेसिव है या उग्र है। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही चीन द्वारा पिछले साल जून में किया गया। भारत एक स्वाभिमानी देश है, जवाब तो देना ही था, और ऐसा जवाब भारत ने दिया कि चीन को पीछे हटना पड़ा। चीन के खिलाफ जहां से भी मदद मिले, लेने में कोई बुराई नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग के बीच बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। व्यापार भी बढ़ रहा था, पर पहले डोकलाम में जो चीन ने किया और फिर लद्दाख में जो चीन ने किया, अब कोई शंका या दुविधा वाली बात नहीं रह गई कि चीन का इरादा क्या है। हर परिस्थिति में गुटनिरपेक्षता का पालन करना या गुटनिरपेक्षता का राग अलापते रहना बेमानी है, यह जानते हुए ही कि चीन और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे होकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। खैर, अब तो भारत अपने बलबूते पर विश्व को यह जता दिया है कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा, अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है। भारत हमेशा चुप होकर नहीं बैठ सकता, चाहे गुटनिरपेक्षता कायम रहे या जाए। यही कारण है कि विश्व अब भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है, और यही कारण है कि जापान ने चीन के खिलाफ भारत से मदद की उस मांग की है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।